गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जिसके पार्ट नंबर 4 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया था और हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक कंपाउंड हमारा नाइट्रोएल्केन कंप्लीट हो गया था। हमने दूसरे कंपाउंड की शुरुआत की और उस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोएरिन, और नाइट्रोएरिन की बनाने की विधियां हमारी चल रही थी, जिसके अंदर फर्स्ट मेथड था हमारा नाइट्रीकरण द्वारा ये हमारा हो गया था। और फिर हमने चर्चा की थी कि नाइट्रीकृत करने वाले अभिकर्मक कौन से होते हैं। नाइट्रीकरण करने वाले अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात कर रहे थे, और जिसके अंदर हमने पहला अभिकर्मक लिया था सांदर HNO3, ठीक है, और दूसरा अभिकर्मक हमने लिया था सदुम HNO3 यानी कि फ्यूमिंग HNO3, और तीसरा लिया था तनु HNO3, और चौथा था हमारा नाइट्रीकारक मिक्सर या मिश्रण कह सकते हैं हम, और लास्ट था एसिटिल नाइट्रेट। ये इतने अभिकर्मक जो होते हैं वो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को करते हैं, जिसके अंदर सांद्र HNO3, सदुम HNO3 और तनु HNO3 की बात हो गई थी हमारी। सांद्र HNO3 नाइट्रोनियम आयन बनाता है, वो नाइट्रोनियम आयन बेंजीनिन के साथ जुड़ता है और नाइट्रोएरिन का निर्माण करता है, और सदुम HNO3 में भी नाइट्रोनियम आयन ही बनता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा NO2 गली रहती है, तो इसमें नाइट्रोनियम आयन अगर इसमें 2 बनते हैं तो इसमें 3 बनेंगे। और तनु HNO3 के अंदर नाइट्रोनियम आयन ना बन के नाइट्रोसोनियम आयन बनते हैं। यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी, इतनी हमारी चर्चा हो गई थी। अब चौथा आता है नाइट्रीकारक मिक्सर। नाइट्रीकारक मिक्सर के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो HNO3 लेते हैं और दूसरा लेते हैं H2SO4 जिसके अंदर एक तो HOH और NO2 ये बन जाएगा, और दूसरा HSO4 बाहर निकल जाता है, HSO4 नेगेटिव बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर H2O प्राप्त हो जाता है, और ये NO2 पॉजिटिव बन जाएगा, और इसको बोला जाएगा नाइट्रोनियम आयन। जैसे हमने नाइट्रीकरण का फर्स्ट मेथड किया है वो इसी के अकॉर्डिंग किया है, लगभग नाइट्रीकरण करवाते हैं तो हम नाइट्रीकारक मिक्सचर को ही काम में लेते हैं, और इसके द्वारा नाइट्रोनियम आयन बनता है, और वो नाइट्रोनियम आयन एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ता है और नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को संपूर्ण करता है। फिर लास्ट आता है एसिटिल नाइट्रेट। ये भी एक नाइट्रीकारक अभिकर्मक होता है, और इसके द्वारा भी हम नाइट्रो समूह का प्रवेश करवा सकते हैं। तो लास्ट आता है एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, हमारे पास यहाँ कोई बेंजीनिन, और इस बेंजीनिन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और हमें क्या करवाना है CH3CONO2, इसको बोला जाता है एसिटिल नाइट्रेट। ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ आएगा, H बाहर निकलेगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ CH3 और ये NO2 यहाँ जुड़ गया, प्लस में CH3COOH एसिटिक
अम्ल बन गया। और ये ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन, तो ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन बन जाएगा। ये टोल्यूइन है ही। इस तरीके से ये कुछ हमने 5 नाइट्रीकारक अभिकर्मकों की बात की जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को करवाने के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं, इनकी चर्चा हो गई। हमने फर्स्ट मेथड की ही बात की है, अभी सेकंड मेथड नहीं किया हमने नाइट्रोएनिन बनाने का, फर्स्ट मेथड ही हमारा चल रहा है। ये तो नाइट्रीकरण करवाने के कुछ अभिकर्मक थे जिनकी हमने चर्चा की कि 5 प्रकार के अभिकर्मक हम नाइट्रीकरण की प्रक्रिया। लेकिन इस नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को कुछ कारक प्रभावित भी करते हैं, कुछ कारक प्रभावित भी करते हैं। वो कारक कौन कौन से, हम उनकी बात करेंगे। तो अभी हमारा एक ही मेथड हुआ है और इसके अंदर अगला हम टॉपिक लेते हैं नाइट्रीकरण को प्रभावित, क्योंकि नाइट्रोएरिन के अंदर जो नाइट्रीकरण टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे हम। तो नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर मुख्य रूप से टेम्परेचर की भूमिका होती है, नाइट्रीकारक की प्रकृति होती है, नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ पर डिपेंड करती है बात, और एक कारक होता है त्रिविमीय कारक कि हम जो एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं उसके ऊपर कितना बड़ा या छोटा ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर भी बात डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला कारक लेते हैं हम टेम्परेचर। तो नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक जो होता है वो टेम्परेचर होता है। अगर हम टेम्परेचर को कम रखेंगे तो हमें मोनो नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो हमें डाई नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे देखिए नाइट्रीकरण करवाना है हमें, ये बेंजीनिंग, और नाइट्रीकरण करवाने के लिए नाइट्रीकारक मिक्सचर को काम में लिया जाता है। HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे हैं और यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और नाइट्रो बेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, नाइट्रीकारक मिक्सचर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कम ही रखा है। तो कम टेम्परेचर होगा तो हमें मोनो व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। तो एक बार NO2 यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरी बार ये CH3 पैरा पर जुड़ जाएगा NO2 ग्रुप। ये तो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन और ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो
टोलुइन। तो इस तरीके से बेंजीनिंग के HNO3 और H2SO4 के साथ उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार टोलुइन के HNO3 H2SO4 के साथ 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, तो ऑर्थोनाइट्रोटोलिन और पैरानाइट्रोटोलुइन हमें प्राप्त होता है। ये हमने जो रिएक्शन करवाई वो कम टेम्परेचर पर करवाई। अगर यही रिएक्शन हम अधिक टेम्परेचर पर करवाएं, जैसे ये बेंजीनिंग ले लेते हैं हम और HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर अधिक हो गया। एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ जुड़ गया, एक नाइट्रो। इसकी रेफरेंस में देखें तो ये मेटा कंडीशन पर है और इसकी रेफरेंस में देखें तो ये मेटा कंडीशन पर है, तो हम कह सकते हैं मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से जो हमारी नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है उसको टेम्परेचर प्रभावित करता है। कम टेम्परेचर पर करवाते हैं तो मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं और अधिक टेम्परेचर पर करवाते हैं तो डाई नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो ये पहला कारक था प्रभावित करने का। अब उसके बाद में हम दूसरे कारक की बात करें और दूसरा कारक देखें तो दूसरा कारक है हमारा नाइट्री कारक की प्रकृति और दूसरा कारक है नाइट्री कारक की प्रकृति। नाइट्री कारक कौन कौन से होते हैं? हमने टोटल 5 टाइप के नाइट्री कारक की बात की, तो 5 टाइप के हमारे पास नाइट्री कारक थे। सांद्र HNO3, सदुम HNO3, तनु HNO3 और नाइट्री कारक मिश्रण और एसिटिल नाइट्रेट। वो सारे नाइट्री कारक होते हैं जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को करते हैं। उन नाइट्री कारकों में से हम कौन सा नाइट्री कारक काम में लें तो उससे भी हमारी जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। जैसे हम यहाँ हम ले लेते हैं बेंजीनिंग, और यहाँ भी हम बेंजीनिंग ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को तो हमने कर लिया। क्योंकि अगर टेम्परेचर अलग अलग रखेंगे तो टेम्परेचर से रिएक्शन प्रभावित होगी। यहाँ तो हम रख लेते हैं सांद्र HNO3, या अपने कहें कि HNO3 H2SO4 ले लें। H2SO4 नाइट्री कारक मिक्सचर ले लिया, और यहाँ हम लेते हैं सदुम HNO3, फ्यूमिंग HNO3। और जब मैंने नाइट्री कारक मिक्सचर अभी आपको करवाए थे तब मैंने बताया था आपको कि सदुम HNO3 होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा NO2 घुली रहती है। अगर वहाँ ये 2 जगह पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है तो इस कंडीशन में 3 जगह पर जुड़ेगा। तो नाइट्रीकरण करवा रहे हैं हम, और वैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाते हैं तो 2 जगह पर NO2 ग्रुप जुड़ता है। ये 2 जगह पर हमने जोड़ दिया। लेकिन सदुम के साथ करवाते हैं तो सदुम के साथ करवाने पर NO2 यहाँ भी जुड़ जाती है,
NO2 यहाँ भी जुड़ जाती है और NO2 यहाँ भी जुड़ जाती है। तो ये तो हो गया मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो नाइट्रीकरण को प्रभावित कर रहे हैं नाइट्रिक कारक की प्रकृति। हम कौन सा नाइट्रिक कारक काम में ले रहे हैं? एक हम ले रहे हैं नाइट्रिक कारक मिक्सचर और दूसरा फ्यूमिंग HNO3। तो फ्यूमिंग HNO3 के अंदर एक्स्ट्रा NO2 घुली रहती है, तो ज़्यादा जगह पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा और नाइट्रिक कारक मिक्सचर के अंदर 2 ही जगह जुड़ेगा। तो ये दूसरे कारक की बात होगी हमारी जो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट कारक हमारा आता है प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर तीसरा आता है नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। होने वाले पदार्थ की प्रकृति क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ कोई भी रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं, यहाँ किसी उपस्थिति में करवा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर रख रहे हैं और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है। तो पहले तो हमने टेम्परेचर की बात कर ली, फिर यहाँ उपस्थिति किसकी ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम रिएक्टेंट कौन सा काम में ले रहे हैं, वो भी तो प्रभावित करेगा रिएक्शन को। फिर यहाँ पर हमारे पास बेंजीनिंग वाला कंपाउंड होता है, ठीक है, बेंजीनिंग ले रहे हैं या कोई अन्य कंपाउंड ले रहे हैं, इसके ऊपर कुछ जुड़ा हुआ है, कोई अन्य टाइप का कंपाउंड है। और चौथा कारक हो जाएगा कि यहाँ जुड़ा हुआ कंपाउंड कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उससे भी रिएक्शन प्रभावित होती है। तो इसका मतलब नाइट्रीकरण उससे भी प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब है नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर भी ये बात डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास में एरोमेटिक रिंग बेंजीनिंग है, हम सीधा नाइट्रीकरण करवा रहे हैं तो ठीक है, मोनो नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा, हमें डाई नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बेंजीनिंग पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसको ले रहे हैं हम, मान लो एक हमारे पास बेंजीनिंग एसिड सांद्र HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो मोनो नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा हमें। लेकिन वही रिएक्शन बेंजीनिंग के ऊपर OH जोड़कर, यानी कि बेंजीनिंग के ऊपर OH जुड़ गया, इसका मतलब क्या बन गया, फिनोल बन गया। वही रिएक्शन हम फिनोल के साथ करवाएं, मान लो फिनोल की सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएं, तो रिएक्शन करवाने पर क्या होता है कि उसमें नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा जगह पर जुड़ेंगे। तो इसका मतलब नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर बेंजीनिंग हमारे पास सीधी, जैसे हम बात करें, ये बेंजीनिंग रिएक्शन करके समझते हैं फिर पता चलेगा। और यहाँ पर हम कर ले रहे हैं कंसंट्रेट HNO3, रिएक्शन करवाई, नाइट्रोनियम आयन बना और वो नाइट्रोनियम आयन इस बेंजीनिंग के ऊपर जुड़ गया और क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन बन गया। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन हम इसी बेंजीनिंग को ले लेते हैं और इस बेंजीनिंग के ऊपर क्या जोड़ देते हैं, OH, और OH जिसके ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर नीचे आएंगे। कहने का मतलब बेंजीनिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, +m प्रभाव पड़ रहा है, +m प्रभाव पड़ रहा है तो बेंजीनिंग के नीचे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ जाएंगे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इसका मतलब OH क्या कर रहा है, बेंजीनिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है और आने वाला नाइट्रोनियम आयन है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर बेंजीनिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा होगा
तो आसानी से नाइट्रो ग्रुप प्रवेश कर जाएगा बेंजीन रिंग में, एक जगह पर नहीं, जितनी जगह पर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उतनी जगह पर वो उस रिंग के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ऑर्थो, पैरा ऑर्थो 3 कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और नाइट्रोनियम आयन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन की दिक्कत हो रही है इस रिंग के अंदर। और यही सेम रिएक्शन हम कंसनट्रेट HNO3 के साथ करवाएं तो फिनोल की ऑर्थो कंडीशन पर, पैरा कंडीशन पर और ऑर्थो कंडीशन पर सभी जगह NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। इसका मतलब नाइट्रीकरण यहाँ इनसे प्रभावित हो रहा है, नाइट्रीकृत होने वाले समूह से प्रभावित हो रहा है। यहाँ बेंजीन की एक ही नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, लेकिन यहाँ हमने फिनोल बना दिया तो देखो 3 जगह पर जुड़ गया। और जिसको क्या बोला जाता है, पिक्रिक एसिड बोला जाता है साधारण भाषा में, पिक्रिक अम्ल बन गया पिक्रिक अम्ल। अब ये पिक्रिक अम्ल टॉपिक भी है इस चैप्टर के अंदर हमारे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक प्रकार का पिक्रिक एसिड, नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है पिक्रिक एसिड। और इस चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी इसको। और इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल भी कह सकते हैं हम, फिनोल भी कह सकते हैं, पिक्रिक एसिड। इसके अंदर तो कोई कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, फिर इसको अम्ल क्यों कह सकते हैं हम? पिक्रिक अम्ल लगा हुआ है पीछे, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसके पास 3 NO2 ग्रुप है और तीनों NO2 ग्रुप कहेंगे हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये कार्बन कहेगा तू इलेक्ट्रॉन दे, ये कहेगा तू इलेक्ट्रॉन दे, इधर भी खींचेगा। ये कार्बन बोलेगा ऑक्सीजन तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे, और ऑक्सीजन बोलेगा हाइड्रोजन को चल तू बाहर निकल जा, तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे। और H जितना जल्दी बाहर निकलता है, H पॉजिटिव जितना जल्दी बाहर निकालता है जो कंपाउंड, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होती है। पिक्रिक एसिड, यहाँ इसके अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन चाहिए 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 रट लगाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन बोलेगा चलो मैं तो बाहर निकल जाता हूँ, आप लोगों का काम चलना चाहिए, वो बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से ये पिक्रिक एसिड बोला जाता है क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा। तो इस कारण से नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगी नाइट्रीकरण की प्रक्रिया। चलो ये तो 3 नंबर कारक की बात हुई। पिक्रिक एसिड को आगे हम इसी चैप्टर के अंदर एक मुख्य कंपाउंड के रूप में पढ़ेंगे डिटेल में। और इन प्रभावित करने वाले कारकों में लास्ट कारक आता है हमारा त्रिविमीय कारक। त्रिविम कारक। त्रिविम कारक का मतलब क्या होता है? त्रिविम कारक का मतलब, अब देखो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रीकृत होने वाले समूह की बात करें हम, यहाँ पर नाइट्रीकृत होने वाले समूह की बात करें हम, ये नाइट्रीकृत होने वाले समूह, एक समूह तो ऐसा है जिसके ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, एक समूह ऐसा है जिसके ऊपर CH3 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 यानी कि बहुत बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। और किसी के ऊपर जितने ज़्यादा बड़े ग्रुप होते हैं वो उतना ही कम प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें बड़े ग्रुप जुड़े होंगे तो त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाएगी। सांदर HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर ये CH3
और यहाँ NO2 जुड़ जाएगा और ये CH3 यहाँ NO2 जुड़ जाएगा। यही सेम इसके साथ करवाई जाए सांदर HNO3 और सांदर H2SO4। ठीक है, इसके साथ NO2 जुड़ेगा तो ये तो 25% ही बनाएगा, क्योंकि पास में स्थित है, व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी कंडीशन में पैरा बनाएगा तो थोड़ी दूरी पर है तो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, तो ये NO2 ये क्या होगा 75% प्राप्त होगा। तो इस तरीके से बड़ा ग्रुप आने पर भी क्या होती है, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब जाकर हमारी जो फर्स्ट मेथड था उससे संबंधित बात हुई। नाइट्रीकरण के द्वारा हम नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं और नाइट्रोबेंजीन नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को करने के लिए कौन कौन से कारक काम में लेते हैं उन पर चर्चा की हमने। इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उन पर चर्चा हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नाइट्रो एरिन बनाने की दूसरी विधि की बात करेंगे। एक बार तो इस क्लास का यहीं समापन करते, धन्यवाद।